हाय, क्या है? हाय यही कि मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हो, हर सैटरडे को टेस्ट देते हो, डीपीपी सॉल्व करते हो। यस, ये हाय था। वेरी गुड। हम लोग आज क्या पढ़ाई करेंगे? देखो, लिखा हुआ है कंपैरिजन बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। इसको हम लोग आज ध्यान से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, इस साइड लिख रहा हूं मैं लीनियर मोशन, और इस साइड लिख रहा हूं मैं रोटेशनल मोशन। रोटेशनल या सर्कुलर दोनों एक ही बात होगा। यानी लीनियर मोशन को इस तरफ लेंगे और रोटेशनल मोशन वाला उस तरफ लेंगे। अब देखो, लीनियर मोशन में और सर्कुलर मोशन में हम लोग अंतर करेंगे। तो लीनियर मोशन में एम यूज होता है, यानी लीनियर मोशन होगा तो मास का इस्तेमाल करते हैं, और जब रोटेशनल मोशन होगा तो उसमें हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस्तेमाल करेंगे। सही है। लीनियर मोशन में अगर डिस्टेंस का यूज होगा एस, तो एंगुलर मोशन में यानी रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी भी है या स्पीड भी है तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी होगा ओमेगा। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन अगर ए है, लीनियर एक्सेलरेशन, तो इसको बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सर्कुलर मोशन में पढ़ाई किए हुए हैं, इसको नहीं किए हैं तो समझ लो, अभी समझाता हूं अच्छा से, क्लियर हो जाएगा पूरा अभी। अब देखो, एस यहां पर क्या है? डिस्टेंस है। एस यहां पर क्या है? डिस्टेंस है। अब थीटा क्या है? थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। भी यहां पर क्या है? वेलोसिटी। वो क्या होता है? ds बटे dt करते हैं तब होता है, यानी डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करेंगे तो स्पीड हो जाएगा। और ओमेगा को एंगुलर वेलोसिटी है, ये डी थीटा बटे dt होगा। वही रहा बात एक्सेलरेशन का, तो इसको हम लोग लेते हैं dv बटा dt, dv बटा dt या v dv ds। समझ में आता है कि नहीं? v dv ds। और अल्फा की जगह क्या लेंगे? डी ओमेगा बाय dt या ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। याद रखना इसको, काम का चीज है। आप देखो, इसका यूनिट तो हम लोग जानते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, और इसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड। इसका यूनिट होगा रेडियन, रेडियन पर सेकंड। जैसे इसका यूनिट होगा मीटर, इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, और इसका यूनिट होगा रेडियन। याद रखना इसको, थीटा को हमेशा रेडियन में लेना है। तो इसका क्या यूनिट होगा? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा रेडियन, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो, ये हुआ रेडियन पर सेकंड बटा सेकंड, यानी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सब में रिलेशन भी है जो आगे तुमको क्लियर कर दूंगा। जैसे इसमें देखो, पता है एस बराबर होता है थीटा इंटू आर, नहीं पता? कर देता हूं पता। v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर होता है, v बराबर ओमेगा आर। ये a बराबर क्या होता है? a बराबर होता है अल्फा इंटू आर। तो सबसे पहले हम लोग इसको अच्छा से क्लियर कर लेते हैं कि ये क्या है, आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। सही है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक से समझो इसको। जैसे कि ये सेंटर है सर्किल का, और कोई पार्टिकल जो है ना, ध्यान से समझना, पहले ए पर था, पहले कहां था? ए पर, और ए से गया पार्टिकल बी पर। ए से कहां गया? बी पर गया। ऐसे गया, ऐसे ऐसे, यानी ऐसे गया पार्टिकल ऐसे। जब पार्टिकल ए से बी जाएगा और उसका रेडियस आर है, और ये वाला जो है ना आर, उसको बोलेंगे एस।
तो ये ध्यान रखना, जब पार्टिकल ए से बी जाएगा तो थीटा को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एस को बोलेंगे लीनियर डिस्टेंस। क्लियर है? थीटा को क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एस को बोलेंगे लीनियर डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट मत बोलना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा ये, कंफ्यूज मत करना, कंफ्यूजन बहुत होता है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये वाला हो जाएगा, ये यहां से यहां मिलाएगा ना, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्टेंस है, यस सही है। दोनों में रिलेशन करते हैं हम लोग। तुमको पता है एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है। एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। एंगल को थीटा से दिखा है, आर को एस से, रेडियस को आर से। यस, एस बराबर थीटा इंटू आर। यही है लीनियर और एंगुलर में रिलेशन। ये क्लियर हो गया, एस बराबर थीटा इंटू आर। फटाफट क्लियर है, एस इज इक्वल टू थीटा इंटू आर। अब थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो। क्या कर दो? डिफरेंशिएट कर देते हैं। एस को डिफरेंशिएट किया तो ds बटे dt आया, और थीटा को डिफरेंशिएट किया तो d थीटा बाई dt आया। चूंकि पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो आर यहां पर क्या होगा? कांस्टेंट। अगर आर कांस्टेंट नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन नहीं होगा, यानी प्योर रोटेशनल मोशन नहीं होगा। ठीक है भाई, तो ये आर कांस्टेंट को बाहर में रख देंगे। अब देखो ds बाई dt को तो अभी पढ़ाए थे, v बोलेंगे स्पीड, वेलोसिटी मत बोलना, क्या बोलोगे? स्पीड। हाँ, और d थीटा बाई dt को बोलेंगे एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। ये क्लियर है और ये क्लियर है। अब क्या करोगे? फिर डिफरेंशिएट करो t के रिस्पेक्ट में, यानी अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में। तो इसको अगर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? dv बटे dt होगा, ये होगा d ओमेगा बाई dt, आर बाहर आ जाएगा। तो एक तरह से हो गया a बराबर अल्फा इंटू आर। लेकिन यहां पर जरा सा हमको कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी, ये ए आखिर में कौन सा ए है और ये अल्फा आखिर में कौन सा अल्फा है। इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे, समझा कि नहीं? ध्यान से देखो, एक फोटो बना रहा हूं, देखो ध्यान से देखना। यस, एकदम क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ये सेंटर है, अब पार्टिकल मान लेते हैं ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, ऐसे ऐसे। तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस। समझ में आया? ये है पाथ। कैसा पाथ है? इलिप्टिकल। कंफ्यूज मत करो, सर्कुलर ऐसे ऐसे जा रहा था ना, ऐसे ऐसे मैंने बनाया इस तरह से। ऐसे ऐसे दिखाएंगे तो ऐसे ऐसे तुमको दिख रहा है, फ्रंट भी हो, लेकिन ऐसे दिखेगा तो यूं दिखेगा। यूं क्लियर है? थोड़ा कलर को बदल लेता हूं, देखो रेड कलर आ जा। यस, तो सबसे पहले देखो, अगर पार्टिकल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो समझना कि ऐसे रोटेट कर रहा है तो उंगली को ऐसे मारेंगे, ऐसे। तो ये अंगूठा देख रहे हो ना, अंगूठा। हाँ, तो ये अंगूठा का डायरेक्शन हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। याद रखना, ये पूरा एक्सिस है, इधर भी एक्सिस है, इधर भी एक्सिस है। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऊपर हो गया, ये पहले ध्यान देना, इसलिए मैं एरो देता हूं ऊपर की तरफ। यानी ये हो गया मेरा, क्या हो गया? क्या हो गया? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये कैपिटल में लिखा गया, टेंशन नहीं लोगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन, व्हाइट कलर जिंदाबाद। एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो याद रखना इधर ही मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और इधर ही मेरा एंगुलर वेलोसिटी होगा, इधर ही मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। यस, यानी एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होता है, ये समझना। फंडा क्लियर है? यहां पर देखो, ये अगर रेडियल डायरेक्शन अगर ये है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो किधर है, इधर है, इधर है वेलोसिटी, यानी लीनियर वेलोसिटी इधर है, आर इधर है। ये भी जान लो, v इज इक्वल टू, वेक्टर फॉर्म अगर इसका करेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। v इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर होता है। उसी तरह से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो याद रखना a टेंजेंशियल आएगा और ये हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर। यानी ये जो देख रहे हो ना, एक्चुअली में ए टेंजेंशियल है, यानी टेंजेंट के तरफ जो एक्सेलरेशन है ना वो वाला है। अब बराबर अल्फा इंटू आर। नहीं समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया। एक और फोटो का इस्तेमाल करते हैं और क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, ये देखो कहां से आ गया। चलो समझते हैं। यहां पर
कोई पार्टिकल मान लेते हैं सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो पार्टिकल मान लेते हैं किसी टाइम पर यहां पर है, ये उसका रेडियस है, ध्यान से समझना। तो ये हुआ मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? वेलोसिटी का डायरेक्शन, ध्यान से समझना। तो इधर के डायरेक्शन में ही हो जाएगा 80। कौन हो जाएगा? 80। तो ए टेंजेंशियल जो होता है ना, ये जो स्पीड देख रहे हो ना, स्पीड को डिफरेंशिएट करेंगे ना तब आएगा, यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट मत करना, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा 80, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड बराबर होगा 80। कंफ्यूजन में मत रहना। यही बराबर था अल्फा इंटू आर। ये अल्फा क्या है? अल्फा इधर, इधर स्टिक किधर गया? इधर है अल्फा का डायरेक्शन, ध्यान रखना। अल्फा एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ, ध्यान रखना। अल्फा का डायरेक्शन इधर है। तो 80 बराबर समझ में आ गया, डीवी बाई डी टी अल्फा इंटू आर हो गया, समझ में आ गया है। और एक होता है एसी। कौन होता है? एसी होता है, एसी। और एसी बराबर क्या होता है? ये लिख दूं, एसी बराबर होगा वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ। और नेट एक्सलेरेशन किधर होगा? इधर के तरफ। ये मत समझना कि यहां पर कहीं भी जा सकता है। ये हो गया नेट एक्सलरेशन, यानी ये जो टोटल होता है ना वो 80 प्लस AC मिला के होता है। ध्यान रखना, AC बराबर वी स्क्वायर बाय आर या ओमेगा स्क्वायर आर, एक ही हुआ इधर, ठीक। और 80 बराबर डीवी बटे dt, और उसी को अल्फा इंटू आर बोलेंगे। क्लियर है? यस। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं और क्लियर हो जाएगा ये असल में क्या चीज है। ध्यान से देखोगे, एक पार्टिकल है जो सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, ठीक। ध्यान से समझना, क्वेश्चन में लिखा रहे पार्टिकल मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r बराबर 1 मीटर, बोलेगा हुज स्पीड एट टाइम t इज v बराबर 2t मीटर पर सेकेंड। एग्जाम्पल से ठीक से समझ में आएगा तुमको। तो सवाल में बोलेगा फाइंड नंबर 1 में AT और नंबर 2 में AC, दोनों निकालना है एट टाइम t बराबर 3 सेकेंड कर देता हूं, 3 सेकेंड। एट टाइम t बराबर 30 सेकेंड। क्लियर है कैसे कैसे करेंगे? तो AT बराबर क्या होगा? देखो AT बराबर जो होगा ना, AT बराबर होगा dv बटा dt। कंफ्यूजन नहीं है? स्पीड को डिफरेंशिएट करोगे तो 80 आएगा, और ये कितना होगा? डिफरेंशिएशन आता होगा, t पे पावर 1 है तो 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। और AC बराबर क्या होगा? AC बराबर होगा v स्क्वायर बाय आर, और v के जगह है 2t, v स्क्वायर बाय आर। t की जगह चाहो तो रख दो, t की जगह कितना रख दो? 3 सेकेंड। यहां 3 रख देंगे तो 3 दूना 6 स्क्वायर, यानी 36, और r बराबर 1, यानी 36। इतना हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया AT क्या होता है, AC क्या होता है? दोनों क्लियर है? अगला सवाल ध्यान से देखो। अब इसको ध्यान से समझोगे। कोई पार्टिकल है, मान लेते हैं A है, ठीक, और वो A से चल के A पर आ जाता है, A से चल के A पर आ जाता है तो क्या बोलेंगे? A से चल के A पर आ जाता है तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे 1 रोटेशन। और 1 रोटेशन में जो थीटा होगा वो कितना होगा? 2 पाई रेडियन। यस, यानी अगर बोले 1 रोटेशन या बोले 1 रिवॉल्यूशन, तो हम लोग समझेंगे 2 पाई रेडियन। क्या समझेंगे? 2 पाई रेडियन, थीटा का वैल्यू 2 पाई रेडियन। अगर बोले n रोटेशन,
अगर बोले एन रोटेशन, तो थीटा बराबर कितना बोलोगे? कितना बोलोगे थीटा बराबर? थीटा बराबर बोलेंगे एन इंटू 2 पाई रेडियन। हाँ, यानी 2 पाई एन रेडियन। कंफ्यूज मत करना। अगर कहे 2 पाई रोटेशन तो क्या करोगे? अगर बोलेगा 2 पाई रोटेशन थीटा बराबर, तो बराबर क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कंफ्यूज मत करना। ये मत समझना कि 2 पाई रेडियन है, 2 पाई रोटेशन है, ये 2 पाई रेडियन नहीं है, 2 पाई रोटेशन है। तो एक रोटेशन में 2 पाई एंगल बनता है, तो 2 पाई रोटेशन में 2 पाई इंटू 2 पाई रेडियन बनेगा। कंफ्यूज मत करना, डराने के लिए, धमकाने के लिए तुमको बोलेगा कि थीटा बराबर 2 पाई रोटेशन है, तो कितना ले लोगे एंगल बराबर? 2 पाई। ना ना ना, ऐसी गलती नहीं करनी है। 2 पाई रोटेशन, 2 पाई रेडियन नहीं बोल रहा है, इसको ध्यान से समझना। समझ में आ गया? अब अगला जो मैं दे रहा हूं ना, उसको ठीक से बनाओगे तुम। थीटा समझ में आ गया? अब ओमेगा को समझो। अब ओमेगा को समझो। ओमेगा क्या है जी? ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। हाँ, जैसे बोलेगा कि ओमेगा बराबर 5 RPM, तो क्या समझोगे तुम? आर मतलब समझना, क्या समझना? आर मतलब समझना रिवॉल्यूशन, पी मतलब समझना पर, और एम मतलब समझना मिनट। 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट। यानी ओमेगा बराबर 5 RPM कहे तो इसको क्या करना है? रेडियन पर सेकेंड में बदलना। क्या करना है इसको? रेडियन पर सेकेंड में बदलना है। यानी इसका मतलब हुआ 5 रोटेशन पर मिनट। 5 रिवॉल्यूशन भी समझ सकते हो, या इसी को समझेंगे 5 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब फिर देखो, इसको क्या करना है? याद रखना है, सबको रेडियन पर सेकंड में बदलना है। ध्यान रहे, सबको क्या करना है? रेडियन पर सेकंड में बदलना है। तो अब देखो, 5 रिवॉल्यूशन मतलब हो गया 5 इंटू 2 पाई रेडियन। एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। अब बटा मिनट में 60 सेकेंड। ये हो गया आंसर। 5 गुना 2 10, यानी हो गया π/6। 2×5 = 10, π/6 रेडियन पर सेकेंड हो गया। समझ में आ रहा है? समझ में तो आ रहा है। दूसरा एग्जांपल, मैंने एग्जांपल 1 लिया है, शीट में दिया हुआ है एग्जांपल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर बोले कि ओमेगा बराबर 5 RPS है। RPS मतलब, R मतलब रिवॉल्यूशन, अब P मतलब पर, और S मतलब सेकेंड। तो इसको भी क्या करना है? देखो, आरपीएम में दे ओमेगा का वैल्यू या आरपीएस में दे ओमेगा का वैल्यू, सबको रेडियन पर सेकंड में बदलना है। ये बात ध्यान में रखोगे। तो 5 आरपीएस का मतलब क्या हुआ? 5 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हुआ, बराबर हुआ 5, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बन गया। एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई रेडियन बन गया, और सेकंड तो है ही। तो इस प्रकार से हो गया 10 पाई रेडियन पर सेकंड। सही है? नेक्स्ट देखो, इस सवाल का जवाब दे दो तो मुझे। 1 आरपीएस बराबर कितना आरपीएम? बताओगे जवाब। 1 आरपीएस बराबर, खाली जगह को भरना है, आर पी एम।
एक्स कर देता हूं, एक्स, 1 आरपीएम बराबर एक्स आरपीएम, तो एक्स बराबर व्हाट, एक्स बराबर व्हाट, इसको याद कर लोगे, कितना आंसर होगा, कितना, 60। याद करना, 1 आरपीएस बराबर 60 आरपीएम, इसका मतलब हुआ 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में अगर 1 रिवॉल्यूशन हो रहा है तो 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन, 60 रिवॉल्यूशन हो जाएगा। यानी 1 सेकेंड में अगर 1 रिवॉल्यूशन होता है तो 1 मिनट में 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट हो गया। यानी रिवॉल्यूशन पर सेकेंड अगर 1 है तो रिवॉल्यूशन पर मिनट 60 हो जाएगा। क्लियर है, समझ भी सकते हो। देखो 1 आरपीएस का मतलब क्या हुआ, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, यानी 2 पाई रेडियन पर सेकेंड हुआ। और 1 आरपीएम मतलब 1 रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन, अब पर मिनट मतलब 60, इतना रेडियन अब पर सेकेंड। मिनट को हमने सेकेंड में बदल दिया, 2 पाई रेडियन पर मिनट था, मिनट को सेकेंड में बदल दिया, 2 पाई बटा 60, तो क्या रख रहा है, इससे 60 गुना ज्यादा नहीं है, इसमें 60 से गुना कर दो, 60 से गुना करोगे तो इसके बराबर हो जाएगा। समझ में आया, मजा आया, मजा। हाँ, अब इसको समझो, जैसे लीनियर में v इज इक्वल टू यू प्लस एटी होता है, वैसे ही इसमें v इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट मानते हैं, अल्फा इंटू टी। v बराबर यू प्लस एटी, अभी की जगह ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, v बराबर यू प्लस एटी अभी है। जैसे यहां पर होता है s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो उसी प्रकार से इसमें होगा थीटा इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर। समझ में आ रहा है। जैसे वी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as, तो इसमें क्या होगा, v के जगह ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर अब प्लस 2 अल्फा थीटा। कॉन्सेंट्रेशन को बना कर रखोगे। अब अगला देखो, जैसे कि s बराबर कभी कभी लिखते हैं ना u प्लस v बटा 2 इंटू टी करते हैं, तो इसमें हम लोग करेंगे s के जगह करेंगे थीटा और u के जगह करेंगे ओमेगा नॉट, v के जगह ओमेगा, u प्लस v बटा 2 इंटू टी। जैसे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बराबर क्या होता है, u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1 होता है। उसी प्रकार से इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड बराबर हो जाएगा u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1। सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाओगे सब फंडा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाना बहुत जरूरी है, पहले कॉन्सेप्ट को और समझ लो और आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो, जैसे लीनियर मोमेंटम P बराबर हम लोग m इंटू वी लिखते हैं, लीनियर मोमेंटम को P बराबर m इंटू वी लिखते हैं, तो उसी प्रकार से याद रहे ये क्या है, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम को P बराबर m भी लिखेंगे तो एंगुलर मोमेंटम को L लिखेंगे और m के जगह I देंगे पता है, और v के जगह ओमेगा देंगे। याद रखना P बराबर m भी लीनियर मोमेंटम और वो हुआ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम की बात कर रहे हैं, सही है। उसी प्रकार से जैसे फोर्स, तो F बराबर m इंटू ए होता है, या एक्सटर्नल फोर्स बराबर m इंटू ए होता है सेंटर ऑफ मास का। उसी प्रकार से इसमें जो होगा ना टॉर्क, F के जगह टॉर्क लेंगे और m के जगह लेंगे I और A के जगह लेंगे अल्फा। इसको यूज करना सिखाऊंगा तब क्लियर हो जाएगा तुमको। F यहां पर क्या है, फोर्स है। जैसे इसमें वर्क डन,
वर्क डन का नाम सुने, वर्क डन बराबर फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। तो इसमें जो वर्क होगा ना, इसमें वर्क डन होगा, जैसे यहां फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स की जगह क्या रख देंगे, टॉर्क रख देंगे, और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या रख देंगे, थीटा, टॉ डॉट थीटा। सही है, यह है वर्क। उसी प्रकार जैसे पावर है, पावर, यहां पी मोमेंटम था, यहां पी है पावर। पावर बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है। पावर बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट वेलोसिटी होता है, वो लीनियर वाला होगा। उसी प्रकार से एंगुलर यानी रोटेशन वाला केस में वो रोटेशनल पावर जो होगा, एफ की जगह क्या रख दोगे, टॉर्क रख दोगे, टॉ, और भी की जगह क्या रख दोगे, ओमेगा। सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। जैसे देखो काइनेटिक एनर्जी, इसमें काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो उसी प्रकार से इसमें जो काइनेटिक एनर्जी होगा ना, ये काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल हुआ, ध्यान रखना, ये काइनेटिक एनर्जी कौन सा, रोटेशनल, और ये काइनेटिक एनर्जी बराबर ट्रांसलेशनल, TRANS लिख दिया, ट्रांसलेशनल। तो ये बराबर क्या होगा, याद रखना, ये हाफ एम वी स्क्वायर जहां पर है वहां पर हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। सही है। इसमें एक पॉइंट और छूट गया, नेक्स्ट पेज में देखो। जैसे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हो ना, क्या होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बराबर क्या लिख देंगे, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, अब बराबर क्या कर देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हुआ ट्रांसलेशनल वाला। उसी प्रकार से रोटेशनल वाला में वर्क डन बोलेगा, वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। टेंशन नहीं लेना है, सब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा। वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसमें होगा टॉ, हाँ एफ एस था तो टॉ इंटू थीटा, अब बराबर हो जाएगा हाफ एम की जगह आई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। यस, ये दोनों में रिलेशन है, मतलब दोनों में अंतर है, कंपैरिजन है। अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। क्या करेंगे, प्रॉब्लम का प्रैक्टिस। अभी जो पढ़ाया गया नोट से या वीडियो लेक्चर जहां से भी करो, एक बार रिवीजन करो, कर लो, ताकि हम लोग सवाल को जल्दी जल्दी बनाए। तो पहला सवाल है, यानी अगला जो सवाल है वो पूछा हुआ है नीट 1995 में। देखो क्या है सवाल, द एंगुलर स्पीड ऑफ एन इंजन व्हील मेकिंग 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट इज, ऑप्शन देखो कैसे सोल्व करोगे, यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट दिया हुआ है, ओमेगा बराबर क्या कह रहा है 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको क्या चीज में बदलना है, रेडियन पर सेकंड में बदलना है। बहुत आसान है, याद रखना 90 रिवॉल्यूशन पर मिनट, पर मतलब भागा, अब बराबर हो जाएगा 90, एक रिवॉल्यूशन मतलब 2 पाई रेडियन। अच्छा से समझना, एक रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई रेडियन और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो एक तरह से देखो, सुनना सुनना गया, और 9 दूना 18, 6 तिया 18, 3 पाई रेडियन पर सेकेंड। मजा आया। अब अगला सवाल देखो, अगला जैसे अगला एग्जांपल, ए पार्टिकल स्टार्ट्स रोटेटिंग फ्रॉम रेस्ट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला थीटा बराबर 3t स्क्वायर माइनस 12t। कैलकुलेट नंबर 1 में द एंगुलर वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, द एंगुलर एक्सलरेशन एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड। कैसे बनेगा, खुद से ट्राई करो।
यहां ओमेगा थीटा बराबर कितना दिया हुआ है, थीटा बराबर दिया हुआ है 3t² माइनस 12t। तो ओमेगा बराबर क्या होगा, ओमेगा बराबर हम लोग को पता है डी थीटा बटे डी टी होगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलो, आता है 60 माइनस 12। ये हुआ ओमेगा। उसके बाद अल्फा बराबर क्या होगा, अल्फा बराबर पता है, अल्फा बराबर डी ओमेगा बटे डी टी। ये पहला का आंसर है और ये दूसरा का आंसर होगा। अल्फा बराबर डी ओमेगा बाई डी टी, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 6 आएगा, इसको 0 करोगे तो पहला का आंसर जो देना था हम लोग को, कह रहा था कि ओमेगा का वैल्यू एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, यानी एट टी बराबर 4 सेकेंड। ओमेगा बराबर 6 इंटू 4 माइनस 12, 24 में से 24 12 गया 12, और यूनिट क्या होगा, रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। सही है। उसके बाद देखो दूसरा में क्या कह रहा है, एट टी बराबर 4 सेकेंड, अल्फा बराबर कितना होगा। तो अल्फा देखो टाइम पर तो डिपेंड करता है नहीं, तो अल्फा का मान 6 ही रह जाएगा, 6 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगला सवाल है, पहले हम लोग नीट 2006 का देखेंगे, उसके बाद नीट 2022 का सवाल देखेंगे। यस देखो ध्यान से, नीट 2006 का सवाल है, ए फ्लाई व्हील रोटेट्स विथ ए यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेज फ्रॉम 20 पाई रेडियन पर सेकेंड टू 40 पाई रेडियन पर सेकेंड इन 10 सेकेंड। हाउ मेनी रोटेशन डिड इट अंडरगो इन दिस पीरियड। पहला में 100, 150, तीसरा में 200, डी में 300। कैसे बनेगा, क्या कह रहा है सवाल में, जरा ध्यान से समझो तो। एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील समझते हो। तो मान लेते हैं कि शुरू में यहां था, शुरू वाला को हम लोग ओमेगा नॉट बोलते हैं ना। शुरू में 20 पाई रेडियन पर सेकेंड इसका एंगुलर वेलोसिटी था। 20 पाई रेडियन एंगुलर वेलोसिटी से ये चला गया, मान लेते यहां पर आ गया, यहां से ये 40 पाई रेडियन पर सेकेंड करने लगा। कितना देर में, तो यहां अगर t बराबर 0 है तो यहां ये 10 सेकेंड में ऐसा कर गया। तो कहता है कितना चक्कर लगाएगा, यानी ये चक्कर मतलब समझ रहे ना। अब एक चक्कर के बाद यहां गया कि 2 चक्कर के बाद गया कि 3 चक्कर के बाद गया कि, यानी वहां पर नहीं दिया 100, 150, 200, 300, कितना रिवॉल्यूशन करेगा। यानी थीटा निकालना है। जब थीटा निकल जाएगा ना तो थीटा बराबर कर देंगे, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन बनेगा और n रोटेशन में 2 पाई n हो जाएगा। तो n बराबर थीटा बटा 2 पाई निकाल देंगे। तो एक्चुअली हम लोग को थीटा निकालना है। तो वो थीटा निकालने का फॉर्मूला हमारे पास है, एक s बराबर होता है ना u प्लस v बटा 2 इंटू टी, और उसके बदले में थीटा इज इक्वल टू u प्लस v बटा 2 इंटू टी। लगता है इसी से आ जाएगा आसानी से, नहीं कर लो ना, कर लो। थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, ओमेगा नॉट कितना है 20 पाई रेडियन पर सेकेंड में है, तो टेंशन ही नहीं है, ये है 20 पाई u, अभी कितना है 40 बटा 2 तो 2 है, और टाइम कितना दे दे 10 सेकेंड। तो कितना आ गया 40 20 60, और 60 बटा 2 गया 30 हुआ, 30 दहन 300 पाई हुआ। थीटा बराबर 300 पाई हुआ। तो n बराबर क्या होगा, n बराबर नंबर ऑफ रोटेशन थीटा बटा 2 पाई। तो इसका मतलब हुआ 300 पाई में भागा दे देंगे 2 पाई का, तो कितना आंसर आएगा 150 रोटेशन। समझ में आया बात, मतलब आप ऐसे ऐसे करके 150 रोटेशन करेगा तब यहां से यहां पहुंच जाएगा।
समझ में आया? ये भी लगा सकता था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर थे। ए नहीं दिया हुआ है ना, ए मतलब एक्सलेशन नहीं दिया हुआ है। ओमेगा बराबर इन थीटा बराबर ओमेगा नॉट इंटू टी प्लस हाफ अल्फा इंटू टी स्क्वायर, इसको लगाते तो अल्फा का जरूरत पड़ता, इससे डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नीट 2022 का, ध्यान से देखोगे। द एंगुलर स्पीड ऑफ फ्लाई व्हील मूविंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सलरेशन, यानी अल्फा कांस्टेंट है, चेंजेस फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकेंड। द एंगुलर एक्सलरेशन इन रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर इज। 4 ऑप्शन है। यस, क्या इस सवाल को खुद से कर लोगे? खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करके कोशिश करो कैसे बनेगा। देखो शुरू में कितना है एंगुलर वेलोसिटी, शुरू में एंगुलर वेलोसिटी है 1200 आरपीएम। अब बाद में कितना है, बाद में है 3120 आरपीएम। और टाइम कितना लगाया, टाइम लगाया 16 सेकेंड। और कहा क्या रहा है, अल्फा बताओ दे। ये कोई सवाल हुआ? जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उसी प्रकार से v बराबर u प्लस ए इंटू टी, तो यहां से अल्फा बराबर निकल जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बटा टी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। कैसे निकालोगे? ओमेगा बराबर 3120 आरपीएम में, ध्यान रखना आरपीएस में इसको बदलना है, या तो शुरू में बदल दो या एक ही बार लास्ट में बदल देना। बदल देंगे 3120 माइनस 1200 डिवाइडेड बाय 16, याद रखना ये 16 सेकेंड है और ये क्या है, आरपीएम है। बदल लेते हैं नीचे में। अब घटाओ तो कितना होगा, 10 में से 0 गया तो 0, यहां हो गया 2 में से 0 गया तो 2, यहां बच गया 10, 10 में से नहीं 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 गया 9, यहां बच गया 2, 2 में से 1 गया तो 1, 1920। उसको क्या करोगे, आरपीएम है तो 2 पाई बाय 60 से भागा दे दो और डिवाइडेड बाय 16। समझ में आ रहा है? बनेगा? कैलकुलेट कर लो। कैसे कैलकुलेट करोगे? ये कैसे किए समझ में आया? ये कैसे किए, ये आरपीएम में रहने दिए और आरपीएम को रेडियन पर सेकंड में बदल दिया, रेडियन पर सेकंड बटा सेकंड, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बहुत आसान है, 0 0 काट दो। अब देखो 6 से इसको काटोगे, 6 गुना 3 18, बच गया 1, 6 दूना 12 32, यहां हुआ 2 पाई, सही है, और डिवाइडेड बाय 16, 16 दूना 32, तो इस प्रकार से कितना आ गया, 4 पाई, 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादा भारी तो नहीं लगा, भारी नहीं था। चाह तो यहां भी कर सकता था, तुम पहले ऐसे भी कर सकता था, 1200 आरपीएम को करते तो 12/60 कर देते, यहां भी कर देते 3120 और 2 पाई बाय 60, ये होता मेरा रेडियन पर सेकंड, ये होता रेडियन पर सेकंड। अब यहीं पर यहां रखते तो कैलकुलेट हो जाता। कंफ्यूजन में तो नहीं हो ना? कोई दिक्कत होगा तो बताओगे, क्लास में पूछ लोगे, ठीक है? मेरा क्लास जब होगा ऑनलाइन तो उसमें तुम लोग पूछ लोगे, ठीक? इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझोगे। जैसा कि लेक्चर 1 में तुमको रिजिड बॉडी के बारे में थोड़ा सा आइडिया दिए थे, यहां पर कुछ विशेष बता रहा हूं, ध्यान से समझोगे। मान लेते हैं ये कोई रिजिड बॉडी है और एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है रिजिड बॉडी का बी, सही है? अब एक ऑब्जर्वर को यहां बैठा दो। तुमको पता है रिजिड बॉडी का क्या मतलब होता है? रिजिड बॉडी का मतलब होता है कि 2 पॉइंट के बीच का दूरी फिक्स हो, यानी 2 पॉइंट के बीच का दूरी ना घटेगा ना बढ़ेगा। इतना क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ कि इस ऑब्जर्वर को ये पार्टिकल, यानी इस ऑब्जर्वर को ये पॉइंट इधर आता हुआ नजर नहीं आएगा, इधर जाता हुआ नजर नहीं आएगा। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी इधर 0 होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी इधर
जीरो होगा। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी ए बी लाइन में जीरो होगा। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी जब भी होगा इधर होगा परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी हो जाएगा। ये समझ में आया? यानी ऐसे अगर बॉडी रोटेट कर रहा है तब, घूम रहा है तब, तो इसका मतलब हमको यह समझ में आया कि रिजिड बॉडी के केस में एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में बाकी सारा पॉइंट, जैसे यही पॉइंट ले लो, सी ले लेते हैं, सी इसके रिस्पेक्ट में किधर नजर आएगा? इधर नजर आएगा। नहीं, जैसे ये पॉइंट इसके रिस्पेक्ट किधर नजर आएगा? इधर नजर आएगा। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में सारा पॉइंट सर्कुलर मोशन में जाता हुआ नजर आएगा। समझ में आ गया? और एक बात बताओ तो, इसके रिस्पेक्ट में ये अगर 30 डिग्री घूमेगा तो इसके रिस्पेक्ट में ये कितना घूमेगा? 30 डिग्री। इसके रिस्पेक्ट में ये कितना घूमेगा? 30 डिग्री। तो इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका जितना एंगुलर वेलोसिटी होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका भी एंगुलर वेलोसिटी उतना ही होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका भी एंगुलर वेलोसिटी उतना ही होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब फाइनली क्या हुआ समझो, जैसे ये एक रिजिड बॉडी है और इसमें एक पॉइंट मान लेते हैं ए है, दूसरा पॉइंट मान लेते हैं बी है, और तीसरा पॉइंट कुछ भी ले सकते हो सी है। एक बात याद रखना, अगर बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि ए के अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा, बी के अबाउट भी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा, और इसके रिस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा। यानी अगर कोई बॉडी रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो इसका मतलब बॉडी के हर पॉइंट के अबाउट बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना ध्यान से। तो एक सवाल को बनाते हुए जाओ, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। A rigid lamina is rotating about an axis perpendicular to its plane O. The angular velocity of B with respect to A is, क्या होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है। सवाल समझ में आया? सवाल समझ में आया रे? कौन सा आंसर होगा? ए नंबर? यस। याद रखना, रिजिड बॉडी के केस में दो पॉइंट के बीच की दूरी फिक्स होता है, अतः किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऑल अदर पॉइंट्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिजिड बॉडी। तो आंसर कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, अब हम लोग टॉर्क के बारे में पढ़ाई करेंगे। यस, हाय, वेलकम बैक। कहां? रोटेशनल मोशन में। लास्ट लेक्चर में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड ढेर सारा प्रॉब्लम का प्रैक्टिस किए, समझ में भी आया होगा क्या? और प्रॉब्लम का प्रैक्टिस? ना 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 ना, यहां कुछ ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा और प्रैक्टिस करना है तो ऐप पर आ जाओगे, वहां पर कुछ और प्रॉब्लम का प्रैक्टिस करवाया है। यहां तो हम लोग आज बात करेंगे टॉर्क के बारे में। किसके बारे में? टॉर्क के बारे में, जिसका कि दूसरा नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये टॉर्क आखिर में होता क्या है, ये समझना है। तो इसको ठीक से समझो। कहता है कि अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाए और बॉडी घूमना चाहे यानी रोटेट करना चाहे तो कहेंगे कि बॉडी पर टॉर्क लग गया। जैसे देखो पंखा है, मान लेते रुका हुआ है और उसको चलाना है तो फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स लगाने से क्या होगा? बॉडी रोटेट करने लगेगा, तो कहेंगे कि बॉडी पर टॉर्क लग गया। जैसे कोई गेट है लगा हुआ है, दरवाजा, और दरवाजा को खोलना है या खोलना है तो क्या करेंगे? पकड़ के खींचेंगे, धकेलेंगे या खींचेंगे, अंदर है कि बाहर, इस पर डिपेंड करेगा। तो फोर्स लगाने से बॉडी क्या होगा? रोटेट करने लगेगा, दरवाजा रोटेट करने लगेगा, तो बोलेंगे दरवाजा पर जो फोर्स लगा उसके कारण उस पर टॉर्क लग गया। क्लियर है? इसीलिए शीट में लिखा हुआ है
द कैपेबिलिटी ऑफ ए फोर्स टू चेंज इन रोटेशनल मोशन ऑफ द बॉडी, यही होता है टॉर्क। शीट में लिखा हुआ है, इसको ऐसे समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं। मान लेते एक रॉड है, क्या है, रॉड है, और इस रॉड को यहां कर दिए हिंज्ड, HINGED, हिंज्ड। हिंज्ड का मतलब होता है, क्या मतलब होता है देखो, कील ठोकना। अब ऐसा नहीं कील ठोक के फिक्स कर देना, कील ठोक के बॉडी को घूमने लायक बना देना है। किस लायक बना देना है, बॉडी को घूमने लायक बना देना है। और यहां पर बॉडी पर लगाएंगे फोर्स, क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो तुमको क्या लगता है, इस फोर्स के लगाने से बॉडी रोटेट करना चाहेगा? यस, चाहेगा। इस तरह से रोटेट करना चाहेगा, नहीं इस तरह से, इस तरह से घूमना चाहेगा, ऐसे ऐसे। तो बोलेंगे ये इस फोर्स के कारण बॉडी पर टॉर्क लग गया। हाँ ठीक है, ये सब तो हो गया कि क्या होता है टॉर्क। अब समझेंगे कि टॉर्क को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग करेंगे टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट। ध्यान से समझोगे। जैसे मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, ध्यान से देखो, ये कोई पॉइंट O है, इस O के अबाउट टॉर्क निकालना है। किसके वजह से, इस फोर्स के कारण। और जहां पर ये फोर्स लग रहा है ना, वो पॉइंट हम मान लेते हैं A है, मान लेते हैं A है। और इसका जो पोजीशन वेक्टर है ना, OA कह सकते हो, OA बराबर R, यानी फोर्स लग रहा है पॉइंट A पर, जिसका कि पोजीशन वेक्टर O से OA हो गया, यानी R हो गया। और O के अबाउट टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है, टॉर्क अबाउट O। तो टॉर्क अबाउट O बोले तो इसका मतलब समझना है कि O से पास करेगा एक्सिस। ध्यान रखना, जिसके अबाउट टॉर्क लगेगा तो समझना है कि उसी से पास करेगा एक्सिस। एक्सिस मतलब ये, जैसे बॉडी अगर ऐसे रोटेट करना चाह रहा है तो ये हो गया उसका एक्सिस, ऐसे करना चाह रहा है ऐसे ऐसे, तो इसका मतलब ये हुआ एक्सिस, इधर हुआ एक्सिस, नहीं इधर। तो इसका पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं R है। किसका पोजीशन वेक्टर, A का, जहां पर फोर्स लग रहा है। और ये जो फोर्स लग रहा है ना, ये वाला एंगल मान लेते हैं थीटा है, यानी ये R का डायरेक्शन है। तो टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट पॉइंट O, टॉर्क ऑफ फोर्स F अबाउट O। सबसे पहले तो जान लो कि टॉर्क को डिफाइन किया जाता है टॉ से, और टॉर्क बराबर डिफिनेशन है R क्रॉस F होगा। क्या होगा, R क्रॉस F। क्लियर है, R क्रॉस F। ये स्केलर होगा कि वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, यानी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। यस, ध्यान से समझना है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जैसे R है, ये R है और ये F है, दोनों के बीच में कितना एंगल है, R समझ सकते हो, इधर है, R और F के बीच में कितना एंगल है, थीटा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट पता है ना, मैग्नीट्यूड होगा R F साइन थीटा, ये इसका हुआ मैग्नीट्यूड। अब प्रश्न उठता है कि इसका डायरेक्शन किधर होगा। तुमको पता है ना, R क्रॉस F का डायरेक्शन R का भी परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ F का भी परपेंडिकुलर होगा। यस, यानी R इधर है, F इधर है, दोनों का परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर हो जाएगा। नहीं, R क्रॉस F, यानी टॉर्क का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। इधर को हम ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ऐसे, इसका मतलब हुआ आउटवर्ड नॉर्मल। क्लियर है। अब तुमको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, ध्यान से समझना, तब आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझना, बोले ना वेक्टर पीछा नहीं छोड़ेगा तुम्हारा। जैसे कि मान लेते एक वेक्टर है ये A, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है ये B।
तुमको पता है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर होगा? पता है सर, ए क्रॉस बी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी होगा। यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ए का भी परपेंडिकुलर होगा और साथ ही साथ बी का भी परपेंडिकुलर होगा। यानी बी का भी परपेंडिकुलर होगा और ए का भी परपेंडिकुलर, दोनों का परपेंडिकुलर होगा ए क्रॉस बी। सही है भाई। या ऐसा कह सकते हो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, यानी ए एंड बी जिस प्लेन में उस प्लेन का परपेंडिकुलर। इसको मान लेते हैं सी। यानी सी जो है ना ए का भी परपेंडिकुलर है और बी का भी परपेंडिकुलर। तुमको पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे से 90 डिग्री पर होता है तो डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। डॉट प्रोडक्ट समझते हो ना, जैसे एक वेक्टर ये ए है और दूसरा वेक्टर बी है और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। और थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जैसे यहां पर थीटा 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जैसे कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ए क्रॉस बी हो गया। हाँ, ए क्रॉस बी को अगर ए से डॉट करोगे तो कितना वैल्यू होगा, उसी प्रकार से ए क्रॉस बी को अगर बी से डॉट करोगे तो इसका वैल्यू कितना होगा, बताओ, सोच के बताओ कितना होगा इसका वैल्यू। क्या? यस, 0 हो जाएगा, 0। क्यों भाई, क्यों 0 हो जाएगा? क्योंकि ए क्रॉस बी जो है ना ए का परपेंडिकुलर है। ए क्रॉस बी जो है ए का परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ ए क्रॉस बी जो है ना बी का भी परपेंडिकुलर है। और पता है जब दो वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। यस, तो समझ में आया। अब एक बात बताओ, जैसे टॉर्क बराबर क्या था, आर क्रॉस एफ था। अब तुमसे पूछे कि आर क्रॉस एफ डॉट आर हो जाए तो बराबर कितना हो जाएगा? ये जो आर क्रॉस एफ है ना, आर का परपेंडिकुलर है तो इसको बोलेंगे 0 हो गया। उसी प्रकार से आर क्रॉस एफ डॉट एफ बोले तो कितना हो जाएगा? हाँ, 0 हो जाएगा। और आर क्रॉस एफ को भी टॉ बोलते हैं तो टॉ डॉट एफ बराबर क्या होगा? 0। यानी यही आर क्रॉस एफ ही ना टॉ हुआ, तो टॉ डॉट आर बराबर 0 और टॉ डॉट एफ बराबर 0। समझ में आया? ये आईटी नीट सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ई वाला कॉन्सेप्ट को। जब दो वेक्टर एक दूसरे से जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसको उसी से फिर डॉट कर देंगे, जैसे ए क्रॉस बी डॉट ए करेंगे तो इसका मतलब ए क्रॉस बी तो ए एंड बी दोनों का परपेंडिकुलर हो गया और उसको ए से ही डॉट करेंगे तो 0 हो जाएगा। बड़ा काम का चीज बताया तुमको। आगे देखो अब। तो अब चलो हम लोग वहीं पर वापिस आ जाते हैं, यहां पर। अब देखो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे। ये फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है। सही है, समझने का कोशिश करोगे। और यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डाल देते हैं। ये वाला थीटा होगा तो ये कितना होगा? ये भी थीटा हो जाएगा। तो ये अगर आर है तो ये आर कोस थीटा होगा और ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला आर साइन थीटा हो जाएगा और ये वाला आर कोस थीटा। अब यहां पर देखो, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम लोग, टॉर्क बराबर, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं, डायरेक्शन को हटाते हैं, डायरेक्शन तो समझ में आ गया है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको उल्टा कर रख दें, एफ इंटू आर साइन थीटा। स्केलर है, क्रॉस डॉट का कोई मतलब नहीं है। तो ये आर साइन थीटा जो देख रहे हो ना,
इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इसको बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। यानी एक तरह से टॉर्क बराबर हो गया फोर्स इनटू फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे थे ना, तो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन से ओ के अबाउट टॉर्क निकाल रहे थे, तो ओ से परपेंडिकुलर दूरी दे देंगे। सब समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेने का। आगे देखो ध्यान से। अब उस टॉर्क को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे देखो, जैसे ओ पॉइंट है, फोर्स लग रहा था इधर, इधर लग रहा था फोर्स ने, और ये था थीटा। इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो इसके अबाउट टॉर्क निकालना था, तो ये हो गया मेरा एक्सिस। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस फोर्स का कंपोनेंट एक इधर तोड़ो, एफ कॉस थीटा हो गया। यानी एक कंपोनेंट तोड़ दिया आर के तरफ, और दूसरा कंपोनेंट तोड़ देते हैं आर का परपेंडिकुलर में, इधर इधर एफ साइन थीटा। अब इसको काट देते हैं, क्यों? क्योंकि इसी के बदले में एक ये और एक ये ले चुके हैं। यानी एफ के बदले में एक एफ कॉस थीटा ले लिए और एफ साइन थीटा लेंगे। अब एक बात बताओ, इसके अबाउट बॉडी को घूमना है, तो क्या ये बॉडी को रोटेट करा सकता है? ये बॉडी को रोटेट नहीं करा सकता है, सिर्फ ये बॉडी को रोटेट करा सकता है। यानी इसका टॉर्क क्या होगा? इसका टॉर्क बराबर 0 होगा। इस एफ कॉस थीटा के कारण टॉर्क 0 हो जाएगा। तो वापिस फिर से देखते हैं, टॉर्क बराबर क्या था? आर एफ साइन थीटा था। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर इंटू एफ का परपेंडिकुलर, या उल्टा के लिख सकते हो एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया। आगे देखते हैं। यानी जब हम टॉर्क की बात करेंगे, आर एफ साइन थीटा हुआ, तो इसको दो तरह से समझ सकते हो। एक तो समझ सकते हो कि टॉर्क बराबर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, और दूसरा समझ सकते हो टॉर्क बराबर एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। समझ में आया कि नहीं? ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक से समझो। मान लेते हैं ये एक रॉड है, ठीक, और इसके अबाउट रॉड हिंज्ड है, और फोर्स लग रहा है इधर, किधर फोर्स लग रहा है? इधर लग रहा है। ये O हुआ और ये O हुआ एक्सिस। कॉमन सेंस लगा के बताओ कि ये फोर्स अगर लगे बॉडी पर, तो क्या ये फोर्स बॉडी को रोटेट करा पाएगा? कभी नहीं। तो इसका मतलब हुआ इसका टॉर्क, यानी इस फोर्स का टॉर्क कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ ना, लाइन ऑफ एक्शन ये हुआ, तो इसका लाइन ऑफ एक्शन O से पास कर रहा है। यस, इसके लिए इसी कारण, इसके कारण टॉर्क 0 होगा। यानी क्या लिखेंगे? इसका टॉर्क 0 होगा, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस से पास कर रहा है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एक्सिस से पास कर रहा है। ऐसे भी कह सकते हो आर परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर 0 हो जाएगा।
मतलब लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का ओ से देखेंगे ना परपेंडिकुलर दूरी, वो हो जाएगा 0। कुछ कुछ फील आ रहा है? कॉमन सेंस का हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। ये फोर्स कभी भी इस बॉडी को रोटेट नहीं करा पाएगा। अगला एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल देखो। मान लेते एक रॉड है और यहां हिंज्ड है और फोर्स लग रहा है इधर, तो क्या करेंगे? दो तरीका है मेरे पास। पहला तरीका देखो, कॉन्सेप्ट को समझाने का कोशिश करता हूं मैं। ये दूरी मान लेते हैं आर है और ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। तो पहले ये वाला समझाता हूं, लाइन ऑफ एक्शन वाला कॉन्सेप्ट। जैसे देखो, इसको पीछे बढ़ाते हैं। क्यों बढ़ाए पीछे? क्योंकि ये इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हो गया। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स से परपेंडिकुलर दूरी देखते हैं। ये परपेंडिकुलर दूरी हुआ, ये हुआ थीटा। सही है? अब देखो, अगर ये आर है, अगर ये दूरी आर है तो ये आर कॉस थीटा होगा और ये कितना होगा? आर साइन थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क बराबर क्या होगा? टॉर्क बराबर हो गया फोर्स आई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी टॉर्क बराबर हो गया एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? साइन थीटा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा, ये एक मेथड हुआ। इसी को दूसरे तरह से समझ सकते हैं। इसको ध्यान से समझोगे, ध्यान से। ये देखो, एक रॉड है, सही है, और ये यहां पर हिंज्ड है। हिंज्ड मतलब कील ठोकना, यहां पर कील ठोक दी है और ओ पॉइंट है और ये एक्सिस है, यानी बोलेगा टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट ओ। अबाउट ओ मतलब ओ से पास करेगा एक्सिस, और ये फोर्स जो है ना कुछ इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो बताए थे ना ये दूरी आर है, तो टॉर्क निकालने का तरीका हम लोग सीखे थे। एक होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो इससे पहले कर लिए, और अब करेंगे क्या? देखो, फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ेंगे। ये दिया हुआ है थीटा, ये थीटा दिया हुआ है, तो फोर्स का एक कंपोनेंट इधर लेंगे। पता है ना, जिधर एंगल होता है उधर कॉस थीटा होता है कंपोनेंट, और इसके परपेंडिकुलर में होता है एफ साइन थीटा, साइन थीटा वाला, एफ साइन थीटा। अब इतना तो कॉमन सेंस होगा ही कि ये जो फोर्स होगा ना, इसके कारण टॉर्क कितना होगा? 0 होगा क्या? इसको काट दो, यानी ये अब नहीं रहा, इसी के बदले में ये दोनों पैदा हो गया। तो इस फोर्स के कारण टॉर्क क्या होगा? यानी ये फोर्स अगर इस पॉइंट, ये फोर्स अगर लगे तो इसके अबाउट टॉर्क कितना होगा? 0 होगा। कहो क्यों? क्योंकि इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है ना, इसका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो से ही पास कर रहा है। तो अगर किसी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करे तो उसके कारण टॉर्क 0 होगा। तो सबसे पहले क्लियर हो गया कि इसके कारण टॉर्क 0 होगा, तो इसका मतलब सिर्फ इसी के वजह से टॉर्क होगा। लिख देता हूं, इसका टॉर्क, इसका टॉर्क ZERO 0 होगा। सिर्फ यही टॉर्क देगा, एफ साइन थीटा ही टॉर्क देगा। इसलिए टॉर्क बराबर यहां पर लगाएंगे एफ परपेंडिकुलर इंटू आर। तो फोर्स परपेंडिकुलर यहां पर क्या है? एफ साइन थीटा है इंटू आर हो गया। यही बन गया ना आर एफ साइन थीटा। और ये टॉर्क, इस फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा बॉडी को किधर रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में। किधर रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज में, यानी इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे
बॉडी को ऐसे रोटेट करेगा। असल में ऐसे रोटेट करेगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इधर हो जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा तो। सही है ना? या इधर कह सकते हो या कह सकते हो एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? अब आगे कुछ और कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। ये एक रॉड है और इसके अबाउट रोटेट करेगा, ओ से पास करेगा एक्सिस, यहां हिंज्ड है। अब देखो एक फोर्स लग रहा है यहां पर, उसका नाम है F1 और ये दूरी को हम मान लेते हैं R1। दूसरा फोर्स लग रहा है यहां पर F2 और ये वाला दूरी को R2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो पूछेगा टॉर्क, नेट टॉर्क अबाउट ओ, नेट टॉर्क अबाउट ओ, टॉर्क नेट कितना होगा, टॉर्क नेट कितना होगा। अब देखो ये वाला फोर्स बॉडी को किधर रोटेट कराना चाहेगा, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। यानी ये वाला टॉर्क ये R होगा और ये F होगा, तो R का डायरेक्शन ये है, ये R2, पहले R1 के कारण निकाल दो, तो ये हुआ R और ये हुआ F। ऐसे R क्रॉस F करोगे तो क्या होगा, R एंड F दोनों का परपेंडिकुलर किधर होगा, R क्रॉस F इधर हो जाएगा। यानी ये चाहता है या तो बोलो इधर या बोलो एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो इसके कारण टॉर्क क्या होगा, फोर्स है F1, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R1 है, और ये किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, लिख देता हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो इसके कारण टॉर्क क्या होगा, ये भी किधर टॉर्क देगा, एंटी क्लॉकवाइज में ही देगा। तो इसको भी जोड़ देंगे, F2 R2, ये भी हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में। समझ में आया? अब अगला देखोगे ध्यान से। अब इस केस को समझो, ये रॉड है और इसके अबाउट रॉड हिंज्ड है और O से पास करता है एक्सिस। ध्यान रहे एक्सिस ऐसे है, ऐसे, या तो बॉडी ऐसे रोटेट करेगा या तो ऐसे, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो मान लेते हैं एक फोर्स है जो इधर लग रहा है F1 और ये दूरी है R1, सही है। और दूसरा फोर्स लग रहा है इधर F2 और ये दूरी है यहां से R2। ध्यान से समझोगे। अब देखो इसके वजह से टॉर्क किधर होगा, टॉर्क इसके अबाउट टॉर्क निकालेंगे इस फोर्स के कारण, तो R हुआ इधर, F हुआ इधर, तो R इधर है, R क्रॉस F इधर होगा। इसका मतलब ये चाहता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो, नहीं तो इसके कारण टॉर्क को या तो एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे या तो बोलेंगे इस डायरेक्शन में, इधर के मान सकते हो। और इसके वजह से टॉर्क किधर होगा, ये चाहता है कि बॉडी इसके अबाउट नीचे ऐसे रोटेट करे, यानी ये चाहता है ऐसे रोटेट करे क्लॉकवाइज और ये चाहता है कि रोटेट ऐसे करे एंटी क्लॉकवाइज। यानी इसके कारण टॉर्क अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इसके कारण टॉर्क क्लॉकवाइज होगा। और टॉर्क तो वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको अगर प्लस लोगे तो इसको ले लो माइनस। तो टॉर्क नेट लिखना है हमको, तो F1 R1 ये किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क देगा और ये टॉर्क किधर देगा, माइनस लिख देता हूं ना, F2 R2 ये क्लॉकवाइज में, ये होगा क्लॉकवाइज में। या इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ध्यान से समझना, टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में ऐसे देना है, तो ये R है ये F है, ऐसे समझना, ये X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है और ये है Z एक्सिस। तो ये R है ये F है, तो R क्रॉस F इधर हो जाएगा, तो टॉर्क हो जाएगा F1 R1, डायरेक्शन हो जाएगा K की तरफ, सही है। और इसके वजह से टॉर्क किधर होगा,
F2R2 डायरेक्शन किधर होगा, R क्रॉस F, R क्रॉस F, अंदर की तरफ हो जाएगा -K। तो एक तरह से देखोगे तो क्या होगा, F1R1 माइनस F2R2, दोनों में कॉमन हो गया K, यानी नेट टॉर्क जो होगा ना इस डायरेक्शन में हो जाएगा। इस डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा इतना। या इसको ऐसे भी देख सकते थे हम लोग, ध्यान से समझना, अलग अलग स्टाइल में समझा रहा हूं मैं। लिखते F1R1, इसके कारण टॉर्क किधर होगा, इधर, नहीं इधर को हम ऐसे लिख देता हूं, इधर ऐसे, अब प्लस F2R2, ये ऐसे रोटेट कराएगा, ऐसे ऐसे अंदर जब तीर जाएगा तो क्रॉस से दिखाएंगे, तो इस प्रकार भी लिख सकते थे। इसका मतलब हुआ F1R1 ऐसे माइनस F2R2 ऐसे। तो इसका मतलब F1R1 माइनस F2R2 नेट हुआ ऐसे। हर स्टाइल में टॉर्क को लिखना हम लोग सीख गए। एंटी क्लॉकवाइज को अगर प्लस लोगे तो क्लॉकवाइज को माइनस ले लो, यस सिंपल सी बात है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज को प्लस से ले लेना, क्लॉकवाइज को माइनस ले लो, फिक्स से कर दो, हमेशा यही लेना है, कोई रूल नहीं है, लेकिन ऐसा मान सकते हो। नेक्स्ट देखो ध्यान से, जैसे ये देखो एक ट्रेंगुलर प्लेट है, क्या है, ट्रेंगुलर प्लेट, लिख देता हूं ट्रेंगुलर प्लेट, नीट में पूछा हुआ ये सवाल, ट्रेंगुलर प्लेट। मान लेते हैं कि ये दूरी R है, ठीक, और एक फोर्स लग रहा है इधर, तो बताना है कि टॉर्क ऑफ फोर्स अबाउट O बोले तो इसका मतलब O हुआ एक्सिस, यानी O से पास करेगा एक्सिस, और पता है ना कि एक्सिस कैसे पास करेगा, ऐसे पास करेगा ना, एक्सिस प्लेन का परपेंडिकुलर। तो बहुत आसान है, टॉर्क बराबर क्या हो जाएगा, F इंटू आर, किधर होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, ये इसको किधर रोटेट कराना चाहेगा, ऐसे, नहीं तो लिखेंगे एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया। अब एक दूसरा एग्जांपल देखो, यहीं पर लिख देता हूं, फिर एक ट्रायंगुलर प्लेट लिए, इस पर फोर्स मान लेते लग रहा है इधर, F1 इधर लग रहा है और F2 लग रहा है इधर, और F3 किधर लगा दे, इधर लग रहा है F3। और टॉर्क अबाउट बताना है O, किसके अबाउट टॉर्क बताना है, O। और ये जो ऐसा ट्रायंगल है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और ये सेंट्रोइड है, तो ये दूरी अगर R है तो ये भी दूरी R होगा, ये भी दूरी R होगा, और ये भी दूरी R ही होगा। तो टॉर्क अबाउट O करना है, क्या करना है, टॉर्क अबाउट O, टॉर्क अबाउट O, नेट टॉर्क अबाउट O, जितना भी फोर्स लग रहा है सबके कारण टॉर्क अबाउट O, टॉ O लिख देता हूं मैं। अच्छा से समझना, देखो इसके वजह से जो टॉर्क लगेगा F1R1 किधर होगा बोलो, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज, ये चाहेगा बॉडी को कैसे नचाना, ये चाहेगा बॉडी को R, ये R है और ये F है, तो R इधर होगी एक तरह से, नहीं R हो गया इधर, F हो गया इधर, तो R क्रॉस F किधर होगा, ऐसे इधर, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराना चाहेगा, तो क्या लिखेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ये किधर रोटेट कराना चाहेगा, F3 वाला, ये भी चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज, ने F3 R3, ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखो, ये इसके अबाउट ये चाहता है किधर, ऐसे, ने R इसका इधर होगा, R इधर होगा,
एफ इधर होगा, तो आर क्रॉस एफ अंदर जाएगा ना, आर इधर एफ इधर, तो आर क्रॉस एफ अंदर जाएगा। तो ये चाहेगा क्लॉकवाइज, इसलिए माइनस कर देता हूं F2 R2 माइनस कर देता हूं क्लॉकवाइज। समझ में आ गया? समझ में आ रहा है धीरे धीरे। अब देखो R1 R2 R3 तीनों यहां R है, तीनों अगर R है तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा, F1 प्लस F3 माइनस F2 इंटू R। F1 F2 F3 तीनों क्या है, R के बराबर है, और ये नेट टॉर्क किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में, नेट टॉर्क किधर हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज में। सही है। नेक्स्ट देखो,